Hello friends, so let's start with the lecture, today's lecture. I hope आप लोग lectures देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है और जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो आप मुझे अगर एक बार बोलेंगे तो मैं ज़रूर उस पर सोचूंगी कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ। सो आज के लेक्चर में हम 61 से लेकर 75 क्वेश्चन तक करेंगे, 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो अब अगर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज़ 61st क्वेश्चन, कश्मीर वैली इज़ विच टाइप ऑफ वैली? ऑप्शन नंबर ए इज़ रिफ्ट, फिर ब्लाइंड, फिर इरोशनल एंड टेक्टोनिक। तो अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली एक टाइप की रिफ्ट वैली है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है। याद रखिएगा, ये एक टाइप की रिफ्ट वैली है बट फॉर्म किसके थ्रू हुई है? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। और ये जनरली ग्रेट हिमालयस और जो पिर पंजाल रेंज है उसके बीच में लाई करती है कहीं। सम स्कॉलर्स की अगर बात करें, कुछ स्कॉलर्स इसको डिप्रेशन भी बोलते हैं कि ये जियोलॉजिकल मूवमेंट के डिप्रेशन के कारण भी फॉर्म हुई है। तो अब रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट, रिफ्ट वैली में दिस इज जब भी टेंसाइल फोर्स ज़्यादा लगता है तो रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। मान लीजिए इधर से फोर्स लग रहा है इधर से, तो ये टूट गया और यहाँ पे ग्रेबन बन गया। तो ये ग्रेबन हो गया जो नीचे है, नीचे वाला पार्ट, और ये हॉस्ट हो गया। तो जो ग्रेबन वाला पार्ट है यहीं से क्या होता है? रिवर फ्लो होने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली, क्योंकि वो विंध्यास और सतपुरास के बीच में नर्मदा फ्लो होती है तो इसलिए उसको रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। ओके, सो कश्मीर वैली इज़ विच टाइप ऑफ वैली? कश्मीर वैली की अगर बात करें तो वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है, इसलिए टेक्टोनिक है। वो रिफ्ट वैली बट वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुई है, इसलिए टेक्टोनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 62 में भी कुछ पासेस दिए हैं और उनसे रिलेटेड आपसे पूछा है कि ये पासेस कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिपकिला लेक, फिर लिपू लेक, फिर जेलेपला एंड बुर्जिला, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। अब अगर हम बात करें तो आपको मैं 2-4 चीज़ें बता देती हूँ, 2-4 निमोनिक्स। सबसे पहले बाशी जो है, बाशी, बा एंड शी, ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है, याद रखिएगा। बा मतलब 12 लच्छा ला एंड शी मतलब शिपकिला, ठीक है। तो शिपकिला कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा, अभी मैंने बता दिया। तो बाशी से याद रखिए, 12 लच्छला, और शी से मतलब शिपकिला, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं अगर हम बात करें तो जेना, तो जे क्या मतलब होता है? जेलेपला, ठीक है, और ना का मतलब होता है नथुला, ठीक है। तो जेलेपला कहाँ पे है? जेना कहाँ पे है? हमारा सिक्किम में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे है सिक्किम में। तो जेना जो है हमारा सिक्किम में है, तो जे का मतलब होता है जेलेपला, ना का मतलब होता है नथुला। तो जेना कहाँ पे होगा? सिक्किम में। फिर आते हैं बुर्जो, ठीक है। बुर्जो की अगर बात करें तो बुर्जिला और जोजिला, ठीक है, जोजिला, ये कहाँ पे है? JNK में है। तो बुर्जिला पास कहाँ पे होगा? कश्मीर में होगा, 100%, ठीक है। तो बुर्जो कहाँ पे होंगे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर नीति मनाली, ठीक है। नीति मनाली की बात करें तो नीति मनाली एक हो गया, और ली मतलब लिपू लेक जो है ये हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो लिपू लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो अब हम ऑप्शन से देखें तो अभी मैंने आपको बताया शिपकिला क्या है? बाशी, मैंने बोला बाशी इज़ इन हिमाचल प्रदेश, जेना इज़ इन सिक्किम, बुर्जो इज़ इन कश्मीर एंड लिपू लेक इज़ इन उत्तराखंड, ठीक है। तो शिपकिला पास ए का क्या होगा? सेकंड होगा, बी का क्या होगा? थर्ड होगा, सी का क्या होगा? फोर्थ होगा, और डी का फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इन दिस। आई होप आपको ये लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा उसमें अपने कॉपीज़ में किसी में, कि ये जो है निमोनिक्स है फॉर द पासेस टू लर्न, जो भी ये नॉर्थ इंडिया से पास होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पासेस, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 63, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये यूरोप की ईस्ट से वेस्ट कंट्रीज़ को वो करना है। तो अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जनरली डिलीट कर दिया गया था, मतलब इट कैन डिलीट नहीं किया गया था, बट जो हमारा 62 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था। 63 क्वेश्चन जो था इसमें बोला गया कि आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की कंट्रीज़ को वो करिए। तो आपको पता है, सबसे पहली बात, अगर आपने यूक्रेन रशिया वॉर पढ़ा होगा तो यूक्रेन जो है वो सबसे पहले आता है। तो फर्स्ट जो है वो सबसे पहले आता है। सेकंड आता है हमारा पोलैंड,
ठीक है, सेकेंड पोलैंड आता है, थर्ड हमारा आता है जर्मनी, एंड फिर आता है बेल्जियम। तो सबसे पहले क्या आता है यूक्रेन, फिर पोलैंड, तो 1 के बाद 3 आएगा, फिर आएगा हमारा जर्मनी एंड फिर बेल्जियम। तो दीज आर कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो 63 क्वेश्चन नंबर का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कम टू 64th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट, मतलब ये क्या है, हाँ हमको मैच करना है लिस्ट को। अब अगर हम बात करें तो इसमें माउंटेन पीक्स और कॉन्टिनेंट दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट माउंट मैकिनली तो आपने पढ़ा ही होगा। माउंट मैकिनली कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। मैकिनली कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। कैस्केड रेंज और ये सब रेंजेस है ना, वहीं पर के आसपास मैकिनली भी है, नॉर्थ अमेरिका में। अब एल्ब्रूज की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में है, एल्ब्रूज माउंटेन यूरोप में है। किलिमंजारो हमारा कहाँ पे है, अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और कोसिस्को कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, सो अगर हम बात करें माउंट मैकिनली तो बी का हमारा क्या होगा, 4th। तो बी का 4th जो है ये 2 ऑप्शंस में है। फिर हम एल्ब्रूज की अगर बात करें तो ये यूरोप में है, तो सी का हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एक्स रेज इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई। एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि वो डिफ्लेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस के ऑप्शंस की, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, एंड नन ऑफ द अबव। तो एक्स रेज इसका जो आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव। व्हाई नन ऑफ द अबव, बिकॉज एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। याद रखिएगा, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इसलिए ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती। याद रखिएगा, क्या नहीं करती, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसी के द्वारा अफेक्ट होती हैं, अदरवाइज ये अफेक्ट नहीं होती, इसलिए ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होती। तो एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल प्रिंसिपल में आपने कोई प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एक्स एक्स है, वाई वाई है, तो इससे बना के हमारा एक्स वाई बना, इस टाइप का कुछ मेंडल प्रिंसिपल्स जो है आपने पढ़ा होगा, पी प्लांट से रिलेटेड दिया था। तो ये जनरली किससे रिलेटेड है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। इन्हीं के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं की जो प्रिंसिपल थी उसी के थ्रू हमने जेनेटिक्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। इन्हीं के कारण हमारी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो थी वो हमारी आई। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हीं को बोलते हैं। तो मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं 67th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा यूपीएससी में भी पूछा गया है एंड यूपीपीएससी प्री एग्जाम में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस रिकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 32 क्रॉप्स। Second option is Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has launched National Food Security Mission. अब अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है विच इज़ नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर है इसका, याद रखिएगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले CACP रिकमेंड करती है MSP बट नॉट फॉर 32 क्रॉप्स, इट फॉर 24 क्रॉप्स, ठीक है। अब 24 क्रॉप्स कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 24 क्रॉप्स कौन कौन से हैं जिसके लिए CACP मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड करती है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की है, ना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, तो 67 का आंसर नन ऑफ द अबव है। अब MSP की अगर बात करें तो MSP जो है हर बार गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट परचेस प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट जो है वो क्रॉप्स को परचेस करती है, CACP रिकमेंड करती है और CCEA जो है उसको अनाउंस करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 67th का क्वेश्चन, 67 का नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं 68th क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन में बोला गया है कि फेजेस हैं कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के और उनके फीचर्स हैं, तो कैसे कैसे फेजेस आए। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी। तो फर्स्ट फेज में राइज ऑफ कॉटन मिल जो है बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। सेकेंड फेज की बात करें तो स्टीम इंजन आया था, याद रखिएगा, सेकेंड फेज में स्टीम इंजन आया था, क्योंकि कॉटन मिल के बाद अब ऑब्वियसली इंजन लॉन्च करना है हमको, कुछ ना कुछ कहीं से हमको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इंजन तो लॉन्च करना पड़ेगा, तो स्टीम इंजन लॉन्च किया।
थर्ड फेज में राइज ऑफ स्टील, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनी। फोर्थ फेज में पेट्रोकेमिकल, एयरक्राफ्ट, जेट, कंप्यूटर्स, ये सबसे लास्ट में बने। सो इन दिस ऑप्शन इफ वी गो थ्रू द ऑप्शन, तो ए का 2 होगा एंड बी का क्या होगा, हमारा फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इन दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं 69 क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अचीव एज अ स्टेबल पॉपुलेशन बाई, आपको पता होना चाहिए 2045 तक हमको अचीव करनी है। अब व्हाट आर द अदर फीचर्स, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको डिक्रीज करनी है, ठीक है, रिड्यूस करनी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है फर्टिलिटी रेट, उसको हमको 2.1 पर वुमेन करना है। स्टेबलाइज करनी है पॉपुलेशन 2045 तक। सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है स्टेटस ऑफ वुमेन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना है। तो यही सब ऑब्जेक्टिव थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के। और स्टेबल पॉपुलेशन हमको कब तक करनी है, 2045 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अजंता और एलोरा केव्स की अगर बात करें तो ये सारे केव्स जो हैं वो कहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में हैं और ये केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, अजंता केव्स हैव बीन पेंटेड विद द सीन्स ऑफ जैनिज्म। The crowning achievement of Ellora caves is the colossal monolithic Kailashnath temple. The Ajanta caves have been built over period of 8th centuries by different rulers. अब अगर हम बात करें अजंता केव्स की, तो अजंता ही एक ऐसा केव है जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन शो होता है, विच इज़ बुद्धिज़्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एलोरा केव्स में सारे होते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म सब होते हैं, बट इन अजंता केव्स ओनली बुद्धिज्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया कि जैनिज्म तो नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलोसल कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो वहीं पर एलोरा केव्स में है। फिर अजंता केव्स जो है वो 8th सेंचुरी के टाइम पे बिल्ट हुआ था बाय डिफरेंट रूलर्स, तो इट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस 2 and 3। If we go by the option 2 and 3 is correct. ओके, अजंता केव्स की अगर बात करें, एलोरा केव्स ये सब महाराष्ट्र में है, बट अजंता केव्स जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे है। ये बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है, मेनली हीनयान बुद्धिज्म। आपको पता होगा 2 टाइप के बुद्धिज्म थे, ठीक है। अजंता केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 related to constitution. In which of the following case the Supreme Court of India held the view that preamble was not part of the constitution? अब देवादसन केस तो हमने पढ़ा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम प्रियम्बल से रिलेटेड या अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी तो हमने नहीं पढ़ा, तो उसको हमको डिलीट कर देते हैं। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बेस, इसमें ये भी नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है केशवानंद भारती केस एंड बेरूबारी केस रिलेटेड टू प्रियम्बल। अब अगर हम बात करें केशवानंद भारती केस, तो आपको पता है केशवानंद भारती केस इज अ वेरी हिस्टोरिक जजमेंट, जिसमें उन्होंने बोल दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो कौन सा बचा, लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही बचा, डी, विच इज बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती के बहुत सारे केसेस आए, बट उसके बाद केशवानंद भारती केस आए जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया एंड ये भी बताया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब प्रियम्बल्स क्या बोलता है, प्रियम्बल जो है जनरली बहुत सारे प्रोविजंस उसमें प्रोविजन से रिलेटेड है, और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, ठीक है, पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। ओके, so this is all about 71 question. Next come to 72. In the Constitution of India the word federal is used in, आपको पता है word federal कहीं पर भी यूज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी प्लस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल वर्ड की अगर बात करें तो ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द प्रियम्बल, पार्ट 3 एंड आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 1 हमको क्या बोलता है, यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा बोलता है इंडिया जो कि भारत है, एंड शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। द टर्म यूनियन वॉज यूज्ड, ठीक है, यूनियन यूज किया है, फेडरल नहीं यूज किया है, क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन है वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टेट आके मिल गए और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया फेडरेट। इंडिया के स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से सिसीड कर सके, ठीक है। तो इट इज़ यूनिटरी प्लस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट फेडरल वर्ड प्रॉपर की बात करें तो वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 73। हाउ मैनी ईयर्स अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज़ टू स्पेंड टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955?
5 years, 3 years, 7 years, 9 years. इफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 की अगर बात की जाए, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो 7 साल तक इंडिया में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 7 ईयर्स तक उनको इंडिया में रहना पड़ेगा। बट फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, जिसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया, और उसमें बोला गया कि जो 3 कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर वहाँ से कोई माइग्रेंट आ रहे हैं, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसीस हो, क्रिश्चियन हो, एक्सेप्ट मुस्लिम, अगर इन 5 रिलीजन से कोई आ रहा हो जो इंडिया में एंटर किया हो बिफोर 31 दिसंबर 2014, उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में था, दैट्स वाई द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, तो 73 में 7 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं 74। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द एयर क्वालिटी कैटेगरी फॉर इन एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज ऑफ 101 to 200। तो इसमें बोला गया कि CPCB जो रिपोर्ट निकालती है उसमें 101 से लेकर 200 तक जो टारगेट जो फॉल करते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, दे फॉल अंडर द मॉडरेट कैटेगरी। ठीक है, पॉल्यूशन क्या है, मॉडरेट है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गुड के लिए 0 to 50 होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 51 to 100 होता है। फिर मॉडरेट के लिए 101 से 200 तक होता है, एंड पुअर के लिए 301 से लेकर 400 होता है। फिर वेरी पुअर भी आता है और सीवियर भी आता है। तो वेरी पुअर के लिए हमारा 301 से 400 तक होता है। ठीक है, सॉरी ये 201 से 300 तक होता है। ठीक है, सही कर लीजिएगा। एंड सीवियर के लिए 401 से 500। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस। नाउ लेट्स कम टू द 74 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, सॉरी। if we see the 75 question, this is given in Hindi, but it's not a big deal क्योंकि इसमें नॉर्मल पूछा है कि नामीबिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया कौन होंगे। नेटुम्बो नंदी नदैतवा। अगर हम बात करें तो इसमें सब जो हैं एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है। तो नामीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं नेतुम्बो नंदी। फिर उरुग्वे के जो प्रेसिडेंट हैं वो यामुंडा ओरसी। फिर डॉकवाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेनियल नोबोआ हैं। और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो अलेक्जेंडर लुकशोंको है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, इन दिस द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई विल स्टार्ट with 76 question tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you so much.